Learn24 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो कि काफ़ी खबरों में है, और वो है पाकिस्तान से रिलेटेड। असल में क्या है, पाकिस्तान जो है बहुत बड़े कर्ज में डूब गया। इनफैक्ट इतना कर्जदार हो चुका है कि अब वो दिवालियापन होने की कगार में है। अगर हम देखें तो कोरोना आने के बाद से लेकर अब तक 3 देश जो है या दिवालिया खुद को घोषित कर चुके हैं या दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। एक है जाम्बिया, ये रहा। या जो सदर्न अफ्रीका है, यानी अफ्रीका, ये मैप है, पूरा तो नहीं है यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं राइट साइड में, पूरा साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर जाम्बिया है, ये जो है जाम्बिया है। ये देख सकते हैं बच्चे जैसी आकृति है, तो ये जाम्बिया है। ये खुद को दिवालिया घोषित कर चुका है, श्रीलंका कर चुका है, और खाना कर चुका है। ये राइट साइड में ये खाना है। ये मैप मैंने बस इसलिए ले लिया कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए उनको आसानी रहे। कहीं मान लीजिए पूछ ही ले मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो बेहतर रहता है। जो एक स्याह, आप कह सकते हैं एक डार्क साइड और है किसी भी देश के बैंकरप्ट या पुअर हो जाने में, वो है आज के ज़माने में क्लाइमेट चेंज की इशू। असल में क्या होता है कि अगर कोई भी देश गरीब हो जाता है तो वो ना सिर्फ रोज़मर्रा की चीज़ें या यूँ समझें कि लोगों की जो खाने पीने की चीज़ों की कमी होती है, बल्कि वो किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की क्षमता भी खो देते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। यानी कोई भी ग्लोबल क्राइसिस उसको नहीं संभाल पाएंगे। और मान लीजिए कि अगर कोई ग्लोबल क्राइसिस आ जाए जैसे कोरोना जैसा, तो फिर उस देश के लोगों का, उन लोगों का भगवान ही मालिक है और कुछ नहीं। किसी भी देश के दिवालियापन होने में 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है कर्ज का बढ़ना और उस कर्ज को ना चुका पाना। और ये जो समस्या आती है वो होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के कारण। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कोई भी देश मान लीजिए एक्सपोर्ट करता है तो उसको पैसे मिलते हैं $10 बिलियन, $50 बिलियन, 100 का मान लीजिए 100 करोड़ मिलते हैं। समझने के लिए देख लेते हैं, वैसे हज़ारों अरबों करोड़ मिलते हैं देश को। तो इम्पोर्ट करता है तो वो जो है किसी भी देश को पैसे देता है, मान लीजिए 100 करोड़ ही दे रहा है। तो अगर एक्सपोर्ट पे भी 100 करोड़ रुपए वो अर्न कर रहा है, इम्पोर्ट पे 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा ज़ीरो। लेकिन एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो देश है उसके पास उतना पैसा नहीं है जितना वो खर्च कर रहा है, और अल्टीमेटली क्या होता है, उसको कर्ज लेना पड़ता है उस पैसे को चुकाने के लिए। और जब वो आगे जाके भी इस चीज़ को नहीं सुधार पाता तो अल्टीमेटली उसको कर्जदार हो जाता है, और वो कर्ज के ऐसे कह सकते हैं दुष्चक्र में फंस जाता है, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान है। और ये सब चीज़ होती है इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यानी आपने ऐसा कोई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया, या ऐसा कुछ डेवलप ही नहीं किया जिससे आपको पैसे की अर्निंग होती। बस जो ट्रेडिशनल थी एग्रीकल्चर वगैरह उसी पे आप चलते रहे। तो पाकिस्तान का आप देख ही सकते हैं, पाकिस्तान एक टेररिस्ट फंडिंग देश है। टेररिस्ट को फंड करने में ज़्यादा यकीन महारत हासिल है या ज़्यादा यकीन रखता है, बजाय इसके कि वो देश की तरक्की पर पैसे खर्च करे। दूसरा होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हाथ, जैसे IMF। जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, ये आप सिंबल देख सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मैंने सिंबल दे दिया यहाँ पर, ये आपके काम आएगा, आपको याद रहेगा। मान लीजिए किसी एग्जाम में पूछ ले, इसमें क्या है, ग्लोबल के 2 हिस्से बने हुए हैं, ग्लोब के, है ना, ये वाला एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, फिर कुल मिला के 5 पत्तियाँ बनी हुई हैं। तो कहीं किसी एग्जाम में पूछ ले, कोई आइडिया नहीं, तो ये आपको काम आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं IMF के एंगेजमेंट में क्या होता है। देखिए IMF अगर किसी भी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, यानी इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम है, और उसके बाद खुद के पास कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप पैसा तो फॉरेन एक्सचेंज से दे दोगे। इंडिया के पास जैसे अभी लगभग $500 बिलियन है, $500 बिलियन है। और पाकिस्तान के पास अगर आपको बताएं तो इस वक्त
$3 बिलियन से बस, क्योंकि इंडिया ने हमेशा से पीसफुल मेजर्स पे भरोसा किया, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, डेवलपमेंट लेकर आया, ग्रोथ लेकर आया, ये सब रहा। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज किसी देश के पास कम हो जाता है तो वो आईएमएफ से पैसा मांगता है। आईएमएफ पैसा तो देता है, लेकिन ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या करती है, ये अपनी कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। अब वो कंडीशंस क्या होती है, जो उस देश की पॉलिटी होती है, ये गवर्नेंस होती है, उसको प्रभावित करने वाली होती है। बेसिकली जो आईएमएफ की जितनी भी कंडीशंस है वो सिंपल है, कोई सब्सिडी नहीं, नो सब्सिडी, नो इंसेंटिव, टैक्सेशन ज़्यादा करो, कोई फ्री पॉलिसी नहीं चलेगी, तो ये सब चीज़ें इसकी कंडीशन रहती है। अब अगर कोई देश इन सबको करते हुए भी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा ले फिर तो बेहतर है, जैसे डेवलप कंट्री फ्रांस वगैरह, यूरोपियन कई कंट्रीज़ हैं, और नहीं बढ़ा पाती तो जो पाकिस्तान के साथ होता है वो हो रहा है। फिर आईएमएफ जब पैसे देगी तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी, तो इससे क्या होगा, वहाँ भुखमरी बढ़ेगी उस देश में, गरीबी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मान लीजिए पहले ही देश में पैसा नहीं है तो लोगों के पास खाने के लिए कहाँ से आएगा। तीसरा मुख्य कारण है कि मान लीजिए इन सब समस्या से कोई देश जूझ रहा है, किससे, एक तो कर्जे से, डेट जिसको बोलते हैं कर्जा, दूसरा आईएमएफ की कंडीशंस। इसी सिचुएशन में मान लीजिए कोई शॉक आ जाए, शॉक मतलब कोई पेंडेमिक आ जाए, जैसे कोरोना आ गया, कोरोना में खर्च करना पड़ा बहुत देशों को, लोग घर पे रहे, अर्निंग हुई नहीं, एक्सपोर्ट बहुत हैम्पर हुए, बल्कि दवाइयाँ इंपोर्ट करनी पड़ी, रिसोर्सेज इंपोर्ट करने पड़े, इक्विपमेंट इंपोर्ट करें तो खर्चा ज़्यादा हो गया। तो ऐसे अगर कोई सिचुएशन आ जाए, या मान लीजिए देश में कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, उससे क्या होता है कि उस देश की समस्या बढ़ जाती हैं, खर्चा बढ़ जाता है। ऐसे ही ठीक पाकिस्तान के साथ हुआ। पहले तो हुआ कोरोना शॉक जो सभी देशों के लिए था, लेकिन पाकिस्तान के लिए स्पेशल आया, वो आई बाढ़। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में नीचे पिक्चर्स लगाए हुए हैं, ये आप देख लीजिए। इस पिक्चर में आप देखेंगे पानी पानी है, नीला रंग दिखाई दे रहा है, जबकि इस लेफ्ट साइड की पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ हरा रंग है, ज़्यादा है, पूरा हरा है ना। सिर्फ ये लेफ्ट साइड में हल्का सा पानी है। बट अगस्त में ये जब तस्वीर ली गई थी तो आप देख सकते हैं जो राइट साइड की पिक्चर है, इसमें ये पूरा पानी हो चुका है, पूरा पानी, यानी जो ग्रीनरी थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। हुआ ये कि 1/3 पाकिस्तान बाढ़ में फंस गया, या बाढ़ आ गई, और ये आई इंदस रिवर पे, यानी जो सिंधु रिवर है, हिंदी में बोलते हैं सिंधु रिवर, उसमें ये बाढ़ आई। इससे कहते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर का नुकसान हो जाता है, प्रोडक्शन खत्म हो जाता है, एग्रीकल्चर हैम्पर हो जाती है, तो इंडस्ट्री की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, गवर्नमेंट के ऊपर जो है बोझ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर लोगों की डेथ वगैरह होती है तो उनको कंपनसेशन दिया जाता है। इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान में पता है 1700 लोगों की डेथ हुई, जहाँ की मुझे लगता है कि 1/3 इतनी बाढ़ आई थी उसमें उससे ज़्यादा लोगों की डेथ हुई होगी। बट गवर्नमेंट्स क्या होती हैं कि कुछ उनकी मजबूरियाँ होती हैं कि वो कम दिखाती हैं, ज़्यादा दिखा देंगे तो फिर ज़्यादा लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। इंटरनेशनल जो है सिचुएशन थोड़ी और गरीब हो सकती है, हो सकता है कर्जा मिलने में प्रॉब्लम आए, लगे कि अरे इतने लोग प्रभावित हो गए, आईएमएफ सोचे कि पैसा दे देंगे तो सारा जो पैसा होता है डाइवर्ट कर देंगे, ये चुकाएंगे कैसे। तो ये समस्या पाकिस्तान में आई, तो इसके कारण से क्या है कि अब जो पाकिस्तान है वो दिवालिया होने के कगार पर है। जो डेवास्टेटिंग फ्लड थी उसने 1/3 देश को प्रभावित किया और लगभग 1700 लोग उसमें डेथ का शिकार हुए। पाकिस्तान जो है वो एक लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है, तो पाकिस्तान कोई भी लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्री जो है वो उसमें 2-3 समस्याएं कॉमन है। क्रॉनिक ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है, आ कम रहा है, तो ये कर्जदार ये लगातार होते रहे, और सर्विस ऑफ डेब्ट यानी कर्जा चुकाने में प्रॉब्लम रही है। और जो डेफिसिट होता है यानी एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए जो पैसा दिया जाता है वो कहाँ से चुकता है, एक्सटर्नल डेब्ट, यानी बाहर से कर्जा लेना पड़ता है, आईएमएफ जगत से संस्थाओं से लेना पड़ता है, देशों से लेना पड़ता है। देखिए जो डेफिसिट था उसको फाइनेंस कैसे किया जाता है, बाहरी कर्जे से। तो क्या हुआ, जो कर्जदार था वो $60 बिलियन से $108 बिलियन पहुंच गया 5 साल के दौरान ही, यानी 5 साल में जो कर्जा था वो दोगुना हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी रेट है, यूँ समझिए 20% की रेट से, अगर हम सिंपल रेट लगाएं तो 20% की रेट से
ये कर्जा बढ़ा है हर साल। तो किसी भी देश की अर्निंग होती है तो 5% के हिसाब से होती है परसेंट चल रहा है, और आपका कर्जा अगर 25% की स्पीड में या 20% की स्पीड में है तो कोई भी देश और ज़्यादा परेशानी में फंस जाएगा। फिर इसके बाद एक नई समस्या आ गई, पैंडेमिक आ गया 18 के बाद, यूक्रेन वॉर आ गया, कोरोना के बाद संभालते यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, बाढ़ आ गई, इससे सिचुएशन और बिगड़ गई। जो ट्रेड डेफिसिट था वो $27 बिलियन से $24 बिलियन आ गया था 2020 में, जो बढ़कर वापस ये यूक्रेन वॉर और फ्लड के कारण $47 बिलियन हो गया 2021 में। देखिए ये भी लगभग डबल हो गया, जिसके कारण क्या था कि फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो भी बहुत कम हो गए, लगभग $3 बिलियन ले गए, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये $3 बिलियन में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तान एक महीने का, मैक्सिमम एक महीने का, यानी एक महीने से कम समय का जो है इम्पोर्ट कर सकता है। और जब इतना कम पैसा पाकिस्तान के पास रह गया तो पाकिस्तान ने क्या करा, जो फ्यूल की राशनिंग शुरू कर दी, यानी जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसको भी राशन के तौर पर बांटने लगे, कैरोसिन वगैरह बांटने लगे होंगे। इनफैक्ट एलपीजी की तो प्राइसेस 34% बढ़ गई। बिजली जो है, ये बिजली घर हैं वो बंद करने पड़े, क्योंकि उसके लिए भी कोल वगैरह के इम्पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब पैसा ही नहीं है तो कोल कहाँ से इम्पोर्ट हो जाएंगे, कहाँ से चलेंगे। ज़्यादातर प्लांट्स आप देखेंगे डेवलपिंग कंट्री में सारे थर्मल प्लांट्स हैं। फिर क्या हुआ कि जब इम्पोर्ट घटाया तो जो खाने हैं वो कमी हो गई, रॉ मटेरियल की कमी हो गई, रॉ मटेरियल कमी हो गई जो है महंगाई बढ़ गई। रॉ मटेरियल से क्या होता है, चीज़ें बनती हैं, लोगों की डिमांड, जो प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हैं, रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो वो कहाँ से बनेंगे, इससे उनकी डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्ट कम हो गए तो इन्फ्लेशन बढ़ गई। इससे महंगाई बढ़ने से क्या हुआ, जो वहाँ का रुपी था, मतलब पाकिस्तानी रुपी था, वो डेप्रिशिएट कर गया, यानी उसकी वैल्यूएशन कम हो गई। जहाँ पहले $1 मान लीजिए, अगर मान लीजिए $100 का होगा, पाकिस्तान में वो अब $150 का हो गया, यानी जो चीज़ पहले $100 में आ जाती है वो $150 में आ रही है। तो ये सारी समस्याएं खड़ी हो गई। एलपीजी जो आप देखेंगे गैस की प्राइस लगभग 30% बढ़ गई, टोटली 34% तक बढ़ी है। कमर्शियल जो सिलेंडर उनके लिए 34%। अब पाकिस्तान क्या है कि आईएमएफ से सपोर्ट चाहता है, वो चाहता है कि जो आईएमएफ है उसको $6.5 बिलियन का लोन देना है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान चाह रहा है कि उसमें से 1.1 बिलियन का लोन अभी दे दिया जाए। बट आईएमएफ ऑफिसर्स क्या थे, पाकिस्तान के अंदर आए, लेकिन उन्होंने कुछ बात नहीं करी और वापस लौट गए। आईएमएफ क्या है, बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज से गवर्न है, स्पेशली यूएसए इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। अब यूएसए को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बचे नहीं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान से जाने के बाद, तो इसके कारण से भी ये समस्या आ रही है। जो आईएमएफ था वो रिव्यू होने के बाद क्या था, सेटिस्फाइड नहीं था कि पाकिस्तान कुछ अच्छा कर रहा है या जो आईएमएफ की कंडीशन थी उनको वो फॉलो कर रहा है। अब पाकिस्तान को हम देख लेते हैं कब कब लोन मिला। 88 सबसे पहले क्या था कि जो एक्सटेंड फंड फैसिलिटी लोन है जो आईएमएफ देता है किसी भी देश को, उसका सबसे पहले रिसीव किया था पाकिस्तान ने 1988 में। और आपको खास बात बताऊँ, लगभग ये वही पीरियड है जब जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी शुरू हुई थी, यानी बर्बादी की शुरुआत और मिलिटेंसी की शुरुआत या टेररिज्म की शुरुआत जो थी वो साथ साथ हुई। तब से लेकर पाकिस्तान लगभग अब तक 13 बार आईएमएफ प्रोग्राम आईएमएफ के प्रोग्राम्स के अटैक में आ चुका है, ये 13वीं बार था। और ये समस्या देखिए पाकिस्तान को फेस कर रहा है। ये जो हरकतें हैं पाकिस्तान, वो हमेशा उल्टी हरकतें शुरुआत से करी है, लेकिन अब वो ज़्यादा समस्या क्यों फेस कर रहा है। पहला तो यूएसए ने क्या, अफगानिस्तान छोड़ दिया, तो जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी वो अब घट चुकी है। पहले क्या करता था पाकिस्तान, क्या तालिबान को भी पालता था, यूएसए को पालता था, सोचता था और यूएसए से पैसे ले लेता था, तो उससे आराम से ज़िंदगी कट रही थी पाकिस्तानियों की यूएसए के कर्जे पर। और यूएसए दे देता था कि उसको अफगानिस्तान कंट्रोल करना था, लेकिन अब ऐसा है नहीं। तब यूएसए भी कह रहा है कि मैं ही क्यों मदद करूँ। दूसरा जो सेकंड मेजर फैक्टर है वो ये है कि आईएमएफ का एग्रीमेंट, यानी आईएमएफ से जो पैसा चाहिए कि $1.1 बिलियन इसको मिल जाए पाकिस्तान को $6.5 बिलियन में से, तो उसमें आईएमएफ कोई जल्दी नहीं दिखा रहा, क्योंकि पहले यूएसए का प्रेशर होता था, आजकल यूएसए कोई प्रेशर नहीं डाल रहा। तो आईएमएफ भी कह रहा है कि जब तक पूरी कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी मैं भी पैसे नहीं दूंगा। यानी पूरी कंडीशन मतलब एनर्जी फिजिकल फ्रंट पे, एक तो वही है कि दाम बढ़ाओ, दूसरा इनको कटौती करो सब्सिडीज़ वगैरह की। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है जिसमें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करे, वो है कि आईएमएफ, यूएसए और इसके साथी यानी इतने वेस्टर्न कंट्रीज ये नहीं चाहते कि वो पैसा दे पाकिस्तान को, वो ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान उस पैसे का इस्तेमाल चाइना को से जो कर्जा लिया है चाइना को पेमेंट के रूप में इस्तेमाल करे। आपको पता ही होगा कि क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत एक हाईवे बन रहा है, तो उसका पैसा जो है वो पाकिस्तान उसको पे कर रहा है चाइना को। पाकिस्तान ने तो ये कहा कि हाईवे बनवाया कि भाई ठीक है, चाइना अपना जो प्रोडक्ट है वो समुद्र के
यदि निकालेगा तो उसका थोड़ा सा जो उसका किराया विराया है वो पाकिस्तान को मिलता रहेगा, इससे उसकी इकोनॉमी चलती रहेगी। बट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जहाँ भी चाइना का चला, उस वहाँ से क्या है, उन देशों के दिवालेपन होने की स्थिति ज़्यादा ही खराब हुई है कि उसने पहले भर भर के कर्जा दिया और बाद में जो कर्ज के ट्रैप में उन देशों को फंसा लिया। तो ठीक ऐसे हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को क्या है कि अपना जो मैक्सिमम कर्जा उसका लगभग 30% कर्जा तो चाइना का ही है, जिसका वो पेमेंट उसको करना है। तो यूएसए और आईएमएफ जो है वो क्लियरली इसको मना कर रहे हैं कि नहीं, आप पैसे तो ले लें लेकिन ये नहीं, चाइना को नहीं देंगे उस पैसे को, कहीं और से करके दें वो अलग बात है। पाकिस्तान पे जो $130 बिलियन का कर्जा है, एक्सटर्नल डेब्ट जिसको कहते हैं 2021 के एंड में, उसमें से जो $95 बिलियन है वो पब्लिक और पब्लिकली गारंटीड डेब्ट है, और उसमें से $27 बिलियन जो है वो जो है चाइना से लिया हुआ है, और ये लगभग 28% जो भी मतलब आप कहते हैं पब्लिकली और पब्लिक गारंटेड डेट है, उसका जो 28% है वो चाइना से लिया हुआ है। तो अब होगा क्या कि अगर आईएमएफ यूएसए पैसे भी दे दें तो क्या करेगा पाकिस्तान, एक तरह से मजबूर है कि वो चाइना को उसको वो डेट में पैसे देने हैं, अगर वहाँ नहीं देते तो वहाँ से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। तो इस वक्त क्या है, जो पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। इसी तरह देखें तो लगभग जो 2019 में इंपोर्ट आया, यानी इंपोर्ट जो किया पाकिस्तान ने, अब ओवर ए पीरियड क्या है कि जो पाकिस्तान का इंपोर्ट भी है, पहले यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू आता था, अब वो चाइना के थ्रू आ गया। लगभग 28% इंपोर्ट जो है चाइना से आया है और सिर्फ 5% ही यूएसए से। तो यूएसए वगैरह क्या करते थे, वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए कोई ऐसे दूध की धुली कंट्रीज नहीं थी, ये भी क्या करते थे कि जानते थे कि ज़्यादा ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, इनको सारे प्रोडक्ट तो वेस्ट से वगैरह से खरीदने हैं, तो ये क्या करते थे कि कर्जा देते थे और फिर बाद में जब वो कंट्री इंपोर्ट करती थी इन्हीं वैसे, तो उनको पेमेंट के रूप में वापस पैसा मिल जाता था। अब उल्टा हो रहा है, हो ये रहा है कि चाइना, अब यूएसए और आईएमएफ पैसे तो दे देंगे लेकिन उसका मेजर चंक तो चाइना को चला जाएगा। तो इससे क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको तो इतना कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि यूएसए का तो क्योंकि यूएसए का अगर आप देखा जाए तो सिर्फ 5% इम्पोर्ट यूएसए से करता है पाकिस्तान। अब इस सिचुएशन में क्या है, पाकिस्तान किधर मुँह दिख रहा है, आईएमएफ के अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जितनी भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं या मुस्लिम रूल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ से पाकिस्तान को मदद की उम्मीद है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे लोन देगा $3 बिलियन का, ऐसा रिपोर्ट्स हैं। सऊदी अरेबिया लगभग $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, बट ये भी इतना आसान नहीं है। अब जनवरी में, लेट जनवरी में क्या हुआ, गवर्नर ऑफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान सेंट्रल बैंक जो है, इंडिया में क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक है, तो उसके जो गवर्नर, उन्होंने कहा कि देखिए जो पाकिस्तान था उसको $23 बिलियन का लोन चुकाना था या कर्जा चुकाना था जून 2023 तक, यानी 2-3 महीने बाद तक। उसमें से $15 बिलियन पाकिस्तान चुका चुका है। अब सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर जो है $8 बिलियन का कर्जा है। इसमें भी पाकिस्तान उम्मीद लगाए हुए है कि $3 बिलियन रोल ओवर हो जाएगी, यानी आगे बढ़ जाएगा, उसको $5 बिलियन का लोन चुकाना पड़ेगा। और इसके लिए क्या है, यूएई वगैरह से उसको मदद मिल जाएगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया जो है इसको पैसे देने वाले हैं, कर्जा देने वाले हैं, जो कंपैरेटिवली सस्ता होगा और ज़्यादा आसान होगा पाकिस्तान के लिए। आईएमएफ के पैसा तभी आएगा जब तक उसकी कंडीशंस पूरी नहीं होती, जैसे वही कि ये सब एक्सपेंडिचर कट करो, जो असिस्टेंस है उसको कम करो, तो ये सारी इशू हैं। बट अगर ऐसा पाकिस्तान करता तो पाकिस्तान में अराजकता फैल जाएगी, लोग एक्चुअली विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि जो विद्रोह करने के कारण है या विद्रोह होने की आशंका है वो हमेशा प्रबल हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कोई भी देश जब भुखमरी या गरीबी हो उस वक्त वो महंगाई नहीं बढ़ाना चाहता, और आईएमएफ की जितनी भी कंडीशन ऐसी है उससे जो कीमतें हैं वो आसमान छूना शुरू कर देती हैं। और अब पाकिस्तान की जब जीडीपी पहले से गिर चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन है बाढ़ के बाद पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वहाँ कॉन्ट्रैक्शन आए, यानी आउटपुट में कॉन्ट्रैक्शन आए, कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, रो मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, एम्प्लॉयमेंट कम हो। असल में क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कम करना पड़ेगा, उसका सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कम करने का कारण ये भी होता है कि उसको अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी कम कर देगी। लेकिन अगर ऐसा कम कर देगी तो पाकिस्तान में लोगों की हालत पहले से ही ख़राब है, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इस वक्त क्या है कि पाकिस्तान तो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, तो वो कहाँ जाएगा वो देखना है। तो बहुत हद तक चांस है कि शायद जून जुलाई तक पाकिस्तान भी बैंकरप्ट घोषित हो जाएगा, अगर उसको कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिली बड़ी तो। इसके साथ हमारे इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस खत्म होता है। आप के जो भी विचार हो वो हमें बता दीजिएगा, और कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।